डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर साहब। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या महंगाई एक बार फिर बढ़ेगी? देखिए कि पहले तो एक बहुत बड़ा बेस इफेक्ट, और जो लास्ट ईयर गुजरा तो वो 4.5% ऑन दी एवरेज सीपीआई रहा। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप एक तो बेस इफेक्ट खत्म होता हुआ देख रहे हैं, फिर कुछ एनर्जी प्राइसेस की एडजस्टमेंट स्पेशली गैस प्राइसेस की हुई है, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की एडजस्टमेंट हुई है, कुछ रुपए की एडजस्टमेंट हुई है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया है जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि रिस्क्स हैव वर्सनड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो जो 5-7% का बैंड है वो शायद अचीव तो हो जाएगा अगले साल ऑन दी एवरेज, बट कई महीने इससे ज़्यादा भी इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में रहने की जो उम्मीद है वो है। ओके, गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि एक्सचेंज रेट पर कंट्रोल से तरसीलात में इजाफा हुआ है ज़र मुबादला का। सो अब इस कंट्रोल की बदौलत डॉलर 250 रुपीज़ तक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुपए की कदर जो है वो विज़ डॉलर जो है उसको कंट्रोल करें। मैं आज भी कहता हूँ कि किसी भी मुल्क को या कोई भी इंसान या कोई भी पॉलिसी कमेटी जो है ये डिटर्मिन नहीं कर सकती कि उसकी क्या कदर होनी चाहिए, और उसको हमें मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए और एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती हैं तो आपका रुपया स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, ट्रेड गैप्स बढ़ते हैं, करंट अकाउंट बढ़ता है, तो ये एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ एज अ बफर यूज़ हो। जहाँ तक आपकी रेमिटेंसेस बढ़ने का ताल्लुक है उसको इस तरह समझना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ा जंप पिछले साल आया है, 38 अरब डॉलर पे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो गई हैं, उसमें जो फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर की रेमिटेंसेस का आना है, यानी कि रेमिटेंसेस तो आ रही थी पाकिस्तान, बट वो इनफॉर्मल सेक्टर में इसलिए आ रही थी कि जो पाकिस्तान की मार्केट में जो रुपए के रेट मिल रहा था विज़ डॉलर और जो इंटर बैंक में था उसमें बहुत फ़र्क था। उस फ़र्क को कम करने यानी कि इंटर बैंक को आने देना मार्केट फोर्सेस पे, और जो रुपया बाहर मिल रहा था उसमें आपने रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो हमारी स्मगलिंग है, उसको रोकने की कोशिश की। सो वो गैप ख़त्म हो गया। मेरा इंसेंटिव टू सेंड एन इनफॉर्मल रिमिटेंस एंड टेक द रिस्क वेंट डाउन, सो वो फॉर्मलाइज हो गई। आने वाले साल में मेरा ख्याल है कि रेमिटेंस में इस तरह का खातिर खा इजाफा नहीं होगा। रेमिटेंसेस ज़रूर इंक्रीज़ कर सकती हैं। नंबर ऑफ़ पाकिस्तानीज लीविंग हैज़ इंक्रीज। ज़रूरत ज़्यादा है पैसे भेजने की बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो नीड्स हैं वो बढ़ गई हैं जो पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं। सो कंसिडरिंग इजाफा ज़रूर होगा, बट उस तरह का खातिर खा इजाफा जो पिछले साल हुआ है 2025 में वो शायद 2026 में देखना ना दिखाई दे। उम्मीद की जा रही है कि कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी हो जाएगी। इस कमी का असर महंगाई पर पड़ेगा? देखिए, जो पाकिस्तान में तयन है कीमतों का, एक तो वो फ्लैट्स जो हम बाहर से लेते हैं तेल की कीमत वहाँ हो जाता है। दूसरा तयन आपका रुपए की कदर से हो जाता है। तीसरा तयन आपका पीडीएल यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि 10 रुपए से शुरू हुई थी। आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये शुरू की। इसको जीएसटी से रिप्लेस किया, इसलिए रिप्लेस किया कि जीएसटी प्रोविंसेस से भी शेयर करना पड़ता था, और फिर अब वो 75-78 रुपए हो गई, और एक 2.5 रुपए जो है आपने कार्बन लेवी भी लगा ली। इस सब को पुट टुगेदर करके ये कीमत डिटर्मिन होती है। कुछ आई थिंक इंपोर्ट पे भी एक छोटा सा टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अब चूंकि इंटरनेशनल कीमत में एक कमी हुई है, थोड़ा सा रुपया भी 286-287 से नीचे आया है, तो आई थिंक एक पास ऑन मुमकिन है। हमने पीडीएल भी बढ़ा ली है जितनी बढ़ानी थी, 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी लगा ली है। सो थोड़ा सा एक ईजिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस इन द मार्केट शुड बी विजिबल। इससे ना सिर्फ पेट्रोल डलवाने वालों को बल्कि फूड कैरी करने वालों को, ट्रांसपोर्ट को, सब में एक थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिखाई देगा। बट ऑफ कोर्स ये माइनर है रिजन प्राइसेस बिकॉज जहाँ पे हम खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पीडीएल एंड कार्बन लेवी जो है वो तो अभी बरकरार ही रहेगा। लेट्स होप कि
दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत है वो स्टेबल रहे, ताकि हम जो प्राइसेस हैं उनको इसी लेवल्स पर देख सकें। सबसे बढ़ के मैं कहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को डीरेगुलेट करना है और एक कम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करनी है, तब आप वाकई ही देख सकेंगे बेनिफिट जो आप कंज्यूमर को देखना चाहते हैं। सो IMF की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान की GDP 3.6% रहेगी। हुकूमत ने बजट में जो हदफ था वो 4.2% रखा गया था। ये पूरा हो सकेगा? पिछले साल जो गुजरा, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि शरह नमू, ओवरऑल इकोनॉमी के साइज की जो ग्रोथ है, वो 2.7% के करीब ऑन दी एवरेज रहने की एक उम्मीद है। पिछला साल 13% कंट्रैक्शन हुई मेजर क्रॉप्स में, 1-1.5% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो अगला साल है उसमें ये उम्मीद है कि एग्रीकल्चर ड्रिवन ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी, यानी कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कंट्रैक्शन है वो वापस आएगी, और जो स्टेपल क्रॉप्स हैं बाकी भी जो हैं वो ग्रो करेंगी। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 1-2 माह में, पिछले अप्रैल मई जून में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ जो है थोड़ी सी वापस आई है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कहीं 3.25, 3.5 से और 4 के दरमियान की जो ग्रोथ है वो आएगी। ठीक है। जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो भी पिछले साल बढ़ी हैं। तो अगर इजाजत दें डॉक्टर साहब, रवा माही साल में पाकिस्तान ने $25.9 अरब का कर्जा वापस करना है। ये किस तरीके से होगा? तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान की मईशत में 2-3 तरह की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसको हैंडल करने का तरीका जो है वो अपनाया जाता है। इसमें जो एक सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, चाइना, इनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको रोल ओवर कराने की कोशिश की जाती है, जो कि 12 से 16 अरब डॉलर के दरमियान हैं। कुछ G2G हैं, कुछ कमर्शियल हैं। जो कमर्शियल हैं वो वापस जाकर फिर रोल ओवर होते हैं, जो G2G हैं वो इसी तरह आप समझें कि रोल ओवर करा दिए जाते हैं। सेफ डिपॉजिट चाइना का है। बाकी जो रकम अगर 8-10 अरब डॉलर रह जाती है तो उसमें से एक खातिर खा रकम तो मल्टीलैटरल्स की होती है। जो मल्टीलैटरल्स की रकम है वो जितनी वापस जाती है उतनी ही नए कर्जे, जैसे आपको पता है 1-2 अरब डॉलर का वर्ल्ड बैंक के साथ, IFC के साथ चल रहा है, इतना ही ADB का प्रोग्राम चल रहा है। तो जो प्रोजेक्ट्स की रकम वापस जाती है उतनी ही नई रकम ले ली जाती है इन टर्म्स ऑफ रनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वो रकम भी जो है कॉम्पनसेट हो जाती है। तो गिवन दिस काइंड ऑफ सिनारियो, कुछ कमर्शियल फंडिंग वापस जाती है, वो भी नई आ जाती है। ये सारा सिनारियो जो है ये 25.9 अरब डॉलर जाकर बनता है। तो पाकिस्तान अपनी जो नेट पोजीशन है वो इस काबिल होता है कि हम ये पूरी कर सकें। ये याद रखिए कि ये सब जो फैसिलिटी है इसकी एक जो अंडरलाइंग थॉट है वो IMF की कंटिन्यूड एंगेजमेंट है, जो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देता है कि पाकिस्तान जो है एक इन द करंट अकाउंट, इन द फिजिकल अकाउंट संभालने में जो मेजर्स है वो ले रहा है, और जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसका भी जो रिफॉर्म पाथ है जो फंड के साथ तय हुआ है उस पर गामजन है। IMF ये इंश्योर करता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो वाइबिलिटी है वो किसी भी मुल्क की कायम रहे ड्यूरिंग द टोकन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ प्रोग्राम, बिकॉज यही उनका सबसे बड़ा काम है। और पाकिस्तान जब भी फंड के पास गया है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज की वजह से ही गया है, और उसको संभालना आई थिंक दैट इज़ द मेन जिसे कहेंगे स्टे ऑफ अ प्रोग्राम विद द IMF।